सवाल यही कि जो आपराधिक दृष्टिकोण में आप गए थे, जो आपके, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, पति या उसका, वो जो धंधे हैं वो तो साफ है ना। आखिर आज ऊपर क्यों बैठा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी एक गिरोह बंदी है, जहाँ पर आप नदी बेचेंगे, खनन बेचेंगे, शराब के अवैध कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। 30 साल पहले एक परिवार का बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ। कांग्रेस में रहते हुए क्या उनके पति पर जो आरोप आप लोग लगाते हैं उस पर एक्शन लिया गया था? देखिए, सवाल है कि जो क्राइम है, अपराध है, किसी पार्टी में जाने आना अनजाने से वो अपराध शून्य नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, भले ही मौसम और ज्यादा सर्द हो रहा है। इस बीच तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और कोरोना गाइडलाइंस के साथ अब ये तैयारी वर्चुअली की जा रही है। आपको बता दें, तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और कहीं न कहीं जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार आखिर इन 70 विधानसभा सीटों में किसका कब्जा होने वाला है, कहां पर कौन सा विधायक जीतने वाला है, किसको टिकट मिलने वाला है, ये सब आपको कुछ दिनों के बाद पता लग जाएगा जब चुनाव होंगे और उसका परिणाम भी आएगा। फिलहाल हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद। आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से, प्रतिपक्ष संवाद के माध्यम से मैं सही दर्शकों को, नया साल तो चल ही रहा है और उत्तरायणी और घुघुती की जो त्योहार है उसकी भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, प्रदीप टम्टा जो हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद, वो भी प्रेजेंट में हैं। इससे पहले वो सोमेश्वर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं और 15वीं लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। इनका पॉलिटिकल कैरियर काफी अच्छा रहा है और ये माना जाता है कि यहाँ की जनता इन्हें पसंद करती है। इस बार उड़ती उड़ती ये खबरें भी आ रही हैं कि एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत सर आजमाने वाले हैं, तो इसीलिए आज उनसे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं। सर, पहले तो आपसे यही सवाल, जो उड़ती उड़ती खबरें सामने आ रही हैं उनमें सच्चाई कितनी है? देखिए, पार्टी से मैंने अनुरोध किया कि अगर मौका देगी तो मैं सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि इस विधानसभा ने जो मुझे ताकत दी, जो आशीर्वाद दिया, और उसी की बदौलत मैं लोकसभा से लेकर राज्यसभा तीनों जगह पहुंचा हूं। तो मैं समझता हूं कि इस विधानसभा में जो मैंने कार्य 2002 से लेकर 7 तक किए थे, उसके बाद एक विराम सा आ गया। यहाँ की राजनीति, सोमेश्वर की जो राजनीति है, शराब, माफिया, खनन, रेत, इसको लूटने पर चली गई है। और कभी कभी तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अन्य तमाम तरह के आपराधिक गतिविधियों को बचाने के लिए, अपने अवैध धंधों को बचाने के लिए हमारी इस कर्म भूमि, इस इतिहास भूमि की सोमेश्वर के राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की। इसलिए पार्टी का जो भी आदेश होगा, मैं तो एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मैं कांग्रेस के लिए चुनाव में की तैयारी कर रहा हूँ कि 22 में एक बार दोबारा इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस गई है तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में इस राज्य को एक नए मॉडल के रूप में, एक धार्मिक कठपुतली के मॉडल के रूप में, ध्रुवीकरण के मॉडल के रूप में, जहाँ कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ क्या कहते हैं धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक उनके लिए कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है। एक ऐसे राज्य की जिसकी हम देवों में कल्पना नहीं कर सकते थे, वैसे इन 5 सालों में इस राज्य की दशा करते इसको बदलना होगा। और इसलिए मुख्य फोकस है कि 2022 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और उसके लिए हमारा सारी ताकत, सारा प्रयास उस बात पर सीमित है। सर, अभी सोमेश्वर विधानसभा की हमने बात की है और उस मुद्दे को लेकर आगे हम बढ़ेंगे। तमाम सवाल इस विधानसभा को लेकर आपसे मैं करूं, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपने टिकट की मांग की है। अब आगे पार्टी का क्या डिसीजन होता है वो पार्टी आपको बताएगी। लेकिन आप हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं, आप लगातार उनके लिए बोलते हुए नजर आते हैं, उनके समर्थन में बोलते हुए नजर आते हैं और पार्टी का ब्रांड नेम भी हरीश रावत ही है। तो इसीलिए आपसे ये सवाल बनता है कि हरीश रावत की पार्टी की, आपकी कांग्रेस की 70 विधानसभा सीटों के लिए तैयारियां कैसी है? 60 पार का दावा बीजेपी करती है, लेकिन 70 विधानसभा सीटों के लिए आपका दावा और आपके वादे क्या हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से 2022 के लिए हम तैयार हैं। चुनाव आयोग ने जो कोविड प्रोटोकॉल
के तहत बहुत सी लिमिटेशन भी लगाए हैं, उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन उससे पहले जब कोविड का प्रकोप इतना फैला नहीं था, कांग्रेस पार्टी तभी से ही तैयार थी और हमने 2 दौर की परिवर्तन यात्राएं की, जो उधम सिंह नगर, नैनीताल के भावर इलाके में प्लस हरिद्वार में 2 परिवर्तन रैलियों में मैं पूरी तरह से शामिल रहा। उसके बाद हम लोग ने सैनिकों के सम्मान के लिए, पूर्व सैनिकों के सामने जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए, उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला, पिथौरागढ़ में जाने का मौका मिला, कोई सोमेश्वर विधानसभा में मैं शामिल रहा, जागेश्वर विधानसभा में हमने वो मौका मिला। और अभी हाल ही में लोटस में 3 दिन पहले अपने इस उत्तराखंड की सबसे कठिन और सबसे दूरस्थ, लगभग क्या कहते हैं 99% जो कह सकते हैं कि रूरल कंस्टिट्यूएंसी यमकेश्वर में मैं जाने का मौका मिला। वहाँ भी जो मैंने लोगों में कांग्रेस के प्रति जो जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखा, तो पूरी तरह से मुझे लगता है कि ये वर्ष 2022 का वर्ष परिवर्तन का वर्ष है और एक साफ संकेत लग रहा है तराई से लेकर हरिद्वार की भूमि और पहाड़ में भी कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। वो तो जनता बताएगी कितना परिवर्तन वो चाहती है और परिणाम के साथ परिवर्तन चाहती है या फिर नहीं, ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस में टिकट नहीं बांटा गया है, टिकट नहीं मिला है किसी को और काफ़ी विधानसभा सीटों में ऐसा हो रहा है कि एक टिकट के कई दावेदार हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के ब्रांड नेम है, पार्टी के चेहरे हैं, वो भी कई चीज़ों को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिसे आप लोग आंतरिक कलह को लोकतंत्र का नाम देते हैं, आपको लगता नहीं कि वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकती है? कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूज हो रही है कि आखिर पार्टी किसको टिकट देगी और प्रत्याशी भी कंफ्यूज हैं, जो दावेदार है वो भी कंफ्यूज हैं कि आखिर पार्टी क्या हमारी मेहनत को आगे लेकर जाएगी, क्या हमें टिकट मिलेगा, क्या कोई नाराजगी आपके लिए आगे ऑब्स्टेकल या मुश्किल नहीं बन सकती? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जनता के बीच में प्रश्न ये नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर हो सकता है, प्रत्याशियों में जो टिकट के लिए दावा कर रहे हैं उनके लिए सवाल हो सकता है कि मुझे टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन जनता के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि जनता में सवाल इस बात पर नहीं जा रहा कि कौन प्रत्याशी होने जा रहा है। जनता में 5 साल जो बदहाली के जो सवाल है, तो इन 5 वर्षों में इस देश के सबसे बेरोजगारी की दर में अग्रणी राज्यों में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अगर कोई राज्य है तो उत्तराखंड है। ये सवाल जनता के बीच में है। सवाल है शिक्षा के स्तर पर, जो गुणात्मक शिक्षा का दौर कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ था, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, ये कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी जिसने पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये कांग्रेस की पहली उत्तराखंड की सरकार थी, नवोदय विद्यालय से आगे बढ़ कर के एक जिले में राज्य सरकार ने अपने उपयोग से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। ये कांग्रेस की तीसरी सरकार थी जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कहा इस शिक्षा के स्तर को और आगे ले जाना है। हमने 5 प्राइमरी विद्यालय आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी, जहां पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाई गई। ये कांग्रेस की हमारी सरकार जिसने तैयारी की थी कि ब्लॉक स्तर पर और शिक्षा को गुणवत्ता देना, आदर्श विद्यालयों की कल्पना की थी, जिसमें 2 प्राइमरी विद्यालय, 2 जूनियर हाई स्कूल और एक इंटरमीडिएट को 5 को एक ब्लॉक में रखा जाएगा और इनको धीरे धीरे इनमें इंग्लिश माध्यम के रूप से पढ़ाई कीजिए, CBSE पैटर्न पर पढ़ाई कीजिए। भाजपा सरकार ने आते ही तमाम योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। ये शिक्षा के विद्यालय में जब ये पढ़ते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती, ये सबको इसका लाभ मिल रहा है। 5 साल बीजेपी की सरकारी कुछ नहीं किया और 1 महीने पहले अब आपने राज्य में अटल आदर्श विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की। मैं समझता हूँ आज इस अटल आदर्श विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, 5 साल पहले कांग्रेस ने वही अटल आदर्श विद्यालयों जो परिकल्पना की थी, आप उसको आगे बढ़ाएं। राजनीति में प्रतियोगिता होती है, जनता किसी पार्टी में मोहताज नहीं है, जनता विकास को देखती है, जनता कार्यों को देखती है। हमने एक लाइन खींची थी, आप उससे बड़ी लाइन खींच सकते हैं। पहला उत्तराखंड का मेडिकल कॉलेज, महिला मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज भी मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार 2022 में आई है, ये मेरा ये सपना है, हम इसको पूरा करेंगे।
दूसरा सवाल है कि इस पूरे कोविड के दौर में आज फिर आ गया है उत्तराखंड राज्य सबसे ज़्यादा टेस्टिंग के क्षेत्र में सबसे पिछड़े उसमें है। आखिर ये सवाल पे लोगों का वो है, सवाल है इन 5 सालों में आपने, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 22,000 नौकरियों को हम, अभी जो लेटेस्ट मुख्यमंत्री हैं ये तो 3 आ गए हैं कि 22,000 पदों को भरेंगे। अरे बाबा मुख्यमंत्री जी ये बता दें इन 5 सालों में क्या हरीश रावत जी के बैताल का तार आपके सर में बैठा हुआ था कि आपको इस 22,000 पदों को, रिक्त पदों को भरने नहीं दे रहा था? क्या कांग्रेस ने कोई अड़ंगा लिया था? आखिर 22,000 नौजवान के भविष्य के 5 सालों में खिलवाड़ किसने किया है? आखिर वो भरे नहीं गए तो क्यों नहीं भरेंगे? अब जब चुनाव आ रहा है तो आप इस सवाल को करें हम भरेंगे। इसी सवाल, इसी धरती में, ये सोमेश्वर की धरती में मैं विधायक था, मैं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री तिवारी जी का आभारी हूँ। नरेंद्र जी, ये सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और उस समय भारत सरकार की योजना थी कि गरीब की बेटी और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटी अगर पढ़ेगी, शिक्षा बढ़ाओगे, 12 पास करती है तो उसको कन्यादान योजना शुरू की गई और मैंने शुरू करवाई थी। मैं मुख्यमंत्री का आभारी हूँ। 25,000 से हमने पहली बार इस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों के लिए कन्यादान योजना शुरू की। उसके बाद 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी योजना सभी वर्गों ने की। फिर मैं दोबारा मुख्यमंत्री के पास गया, मैंने कहा अगर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का हिस्सा तो स्वाभाविक रूप से वो मिल जाता है। तब कन्यादान योजना वो 20,000 से नहीं, वो भी 25,000 से थी। हरीश रावत 2014 में मुख्यमंत्री बने, वो 50,000 हो गई। और 2017 में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार आई, वो कन्यादान योजना बंद कर दी गई। जो नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उन्होंने बेटी को पढ़ाने के रास्ते में लगाम लगा दिया। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने कहा था कि गरीब की बेटी की शादी भी, गरीब की बेटी भी थोड़ा सा सम्मान के साथ भी हो जाए। 50,000 रुपया नंदा देवी कन्यादान योजना शुरू की थी, आपने उस योजना को भी दम तोड़ दिया। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन की ये शर्त हटा दी थी कि अगर किसी परिवार में बहुत से पात्र हो सिर्फ एक को मिलेगा। हरीश रावत ने कहा ये हटा दो, जो भी पात्र होंगे सुपात्र होंगे क्राइटेरिया में उन सबको मिलेगा। पति और पत्नी अगर दोनों वृद्धा अवस्था पेंशन के हकदार तो दोनों को मिलेगा। आपने उसको सीमित कर दिया, सिर्फ एक को मिलेगा और जिनको मिला उनकी वसूली भी होगी। ये कांग्रेस की सरकार थी जब मैं विधायक था, 125 से 400 रुपये विधवा वृद्धावस्था पेंशन बढ़ी। कांग्रेस की सरकार थी जो 400 से 800 गई। ये कांग्रेस की सरकार थी 800 से 1000 और 1,500 तक गई। लेकिन 2005 से लेकर 2007 से लेकर 12 तक 1 पैसा नहीं बढ़ा। 2017 से लेकर 22 तक 1 पैसा नहीं बढ़ा। तो सवाल ये है, ये सवाल है तो कांग्रेस के लोग, जो जनता का सवाल है कि चुनाव में ये एजेंडे का सवाल है, किसको टिकट मिले किसको टिकट न मिले, ये जनता का कंसर्न नहीं है। तमाम जो है योजनाओं का जिक्र कर दिया और आपने ये भी बोला कि जनता का कंसर्न नहीं है कि किसको टिकट मिले। हालांकि जनता प्रत्याशी देखकर ये वोट देगी। विधानसभा के चुनाव है, जाहिर सी बात है ब्रांड नेम्स ज़्यादा, उनके क्षेत्र में कौन विकास कर पा रहा है, कौन सा प्रत्याशी, शायद मुझे लगता है जनता उसको देखकर वोट देना ज़्यादा पसंद करेगी। अभी आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, कहा कि कांग्रेस इन योजनाओं को लेकर आई, इन पर अमल किया गया। उसके बाद भी आखिर कहाँ कमी रह गई? जैसा कि आप 2002 में आपको मौका मिला, जनता ने मौका दिया, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिला। उसके बाद अब आप अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस को इतनी योजनाओं के बाद आखिर जनता ने मौका क्यों नहीं दिया? क्या कमी रह गई? चाहे वो बहुत छोटा मार्जिन हो, चाहे बहुत बड़ा मार्जिन हो, कमी कहाँ रह गई? कभी कभी ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता के बहुत से कंसर्न होते हैं और चुनाव एक खास समय के दौर में होता है। हम 5 सालों में के सामान्य अगर दौर, तो कभी कभी चीज़ें पोलराइजेशन के माध्यम। भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव के समय एक खास तरह का पोलराइजेशन करने की कोशिश की, जिससे कि लोग पूछ न सकें कि रोज़गार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, समाज के कमज़ोर वर्गों का क्या, महिलाओं के हितों में क्या हुआ। एक खास तरह का बोला, जैसे उत्तराखंड में फिर एक पोलराइजेशन की कोशिश की गई थी। अभी आपने देखा होगा हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद, जिसको मैं तो धर्म संसद नहीं कहता हूँ, अधर्म संसद है, उस संसद से हरिद्वार में एक हमारे ही देश के एक विशेष समुदाय
और एक इस तरह के आक्रामक हमले किए गए, उसका ठीक चुनाव में उस कथाकथित धर्म संघ का क्या मकसद था कि उत्तराखंड उनको लगता है ये देवभूमि वाले राज्य है, हिंदू बहुल राज्य है, यहाँ पर उसकी धार्मिक भावनाओं को भड़काओ। धर्म जाति के नाम पर ये कोशिश वही थी। सवाल है इन 5 साल में ऐसा क्या हो गया? अगर हरिद्वार में आप देख रहे होंगे तो तथाकथित धर्म संसद थी, और उसी तरह चंपावत में जाएंगे तथाकथित हमारी सरकार कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदुओं की बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन ये क्या हो गया कि इसी धरती में एक बहन, एक महिला समाज के कमज़ोर वर्ग में पैदा होती है, उसका सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ कि वो शिल्पकार वर्ग में पैदा होती है, उसको भोजन माता में नियुक्त कर दिया जाता है। 3-4 दिन तक खाना बच्चे खाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो न जाति का मतलब न धर्म का मतलब, और अचानक उसके हाथ से भोजन खाना बंद कर दिया जाए। ये जो जहरीला जहर है, भारतीय जनता पार्टी बताए ये किसने बोया? आपका विधायक था, वहाँ नहीं गया, मैं दिल्ली से गया, लोगों से मैंने पूछा, सारे लोगों की बैठक की, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? अगर पात्र में कोई गलती थी, नियुक्ति में कोई गलती थी तो ये बताओ। कहा सबने कहा कि नियुक्ति में कोई गलती नहीं, तो सुनीता देवी का क्या कसूर था? और अल्टीमेटली जो मेरी उन सब से बात हुई, आज वही हुआ, सबने माना सुनीता देवी को आगे बढ़ाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जहर बोला पोलराइजेशन का, कहीं धार्मिक उन्माद को पैदा करने की कोशिश की गई है, कहीं जाति अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि लोग न पूछे सवाल कि मेरे रोज़गार का क्या हुआ, किसान का क्या हुआ, नौजवान का क्या हुआ, है ना? ये सवाल है शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है, ये सवाल है कि स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों चरमरा है, ये सवाल है जो सड़क आप आए होंगे ना, आप अल्मोड़े से आ रहे होंगे, मंत्री जी इसी सड़क में के 100 मीटर पर उनका घर है, कि मंत्री जी आप इसी सड़क में कितने गड्ढे खुद रहे हैं, आपको कभी दिखा कि इस गड्ढे में मैं चलते हुए मेरी जनता जाते हुए जिसने मुझे आशीर्वाद दिया था कि कम से कम ये गड्ढे तो भर जाएंगे? ये जो सवाल है इस पर जनता न पूछे तो भारतीय जनता पार्टी जब पोलराइजेशन करती है और कभी कभी लोग उसमें आ जाते हैं, तो हो सकता है अगर सर हो सकता है ये पोलराइजेशन एक बार फिर से काम कर जाए, तो कोविड काल में भी जनता की आस्था का दावा करते हुए मेला रखा गया, उसी के साथ देवस्थानम बोर्ड का फैसला जो है वो वापस ले लिया गया। कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा यही पोलराइजेशन, साधु संतों का साथ, एक बार फिर से देवभूमि की जनता का साथ बीजेपी को मिल सकता है, उसी पोलराइजेशन जिसका आप आरोप लगा रहे हैं उसके जरिए? नहीं लग सकता है, क्योंकि देखिए बार बार क्या कहते हैं आप, हांडी बार बार नहीं फूटती है। तो वो जो चाहे उत्तराखंड की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, इस बार रिएक्ट किया उसने कि हम आपके इन मुद्दों पर जिनका आम लोगों से कंसर्न नहीं है, हम उन पर नहीं जाएंगे। और जो मैंने कहा कि सैलाब मैंने देखा है यमकेश्वर के एकदम दूरस्थ अंचल में, जब मैं वहाँ जा रहा था तो मुझे दूर दूर तक गांव नहीं दिख रहे थे, और मैंने सोचा कि जहाँ मैं मीटिंग में जा रहा हूँ कितने लोग आए होंगे, मेरे पहुँचते पहुँचते तक आधे घंटे तक हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। ये इस बात की है कि इस बार जनता इनके नारों और छलाओं में आने वाली थी, लोगों ने इनको बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ ऐसा बहुमत दिया था जो मैं लगता है कि कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी उसको फिर कभी पा पाएगी। तो उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है। विश्वास उन्होंने तोड़ा है, और जनता कितना विश्वास जाहिर करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे मन में आया, क्योंकि मैंने कई जगह ये पढ़ा और सुना कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके जो पति हैं उन पर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं, और क्राइम को दूर करने का दावा हर सरकार उत्तराखंड में आकर करती है। कितना दूर हुआ है ये आप जानते हैं, ग्राफ कितना ऊपर उठा है आप भी जानते हैं। वही वर्तमान विधायक जो हैं वो पहले कांग्रेस की मेंबर रह चुकी हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी हैं, बाकायदा टिकट उनको मिला था, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी से भी जीती, और अभी यहाँ पर विधायक हैं। कांग्रेस में रहते हुए क्या उनके पति पर जो आरोप आप लोग लगाते हैं उस पर एक्शन लिया गया था? क्या कोई कार्रवाई उस वक्त की गई थी जिस कार्रवाई की मांग आज की जाती है? क्या क्राइम को लेकर सक्रियता उतनी थी उस वक्त जितनी आज है जब वो बीजेपी में आ गई हैं? देखिए सवाल है कि जो क्राइम है, अपराध है, किसी पार्टी में जाने या अनजाने से वो अपराध शून्य नहीं हो जाता है। आज भी है, अगर उनके पति पे जो आरोप लगे हैं, अखबारों में ही आया 30 साल पहले एक परिवार का बहुत ही जघन्य
हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड की कुछ लोग करीब करीब भूल चुके थे। आज 30 साल बाद पुनः यहाँ पर आया है। सवाल है आज इस, मैंने शुरू में भी कहा था कि सोमेश्वर में एक जो लोग आज क्यों त्रस्त हैं, क्यों एक पट हुए कि सोमेश्वर में अब कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी एक गिरोहबंदी रहेगी, जहाँ पर आप नदी बेचेंगे, खनन बेचेंगे, शराब के अवैध कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। लोगों को लग रहा है कि जो जिस जनप्रतिनिधि को हमने इस उम्मीद से चुना था वो हमारे क्षेत्र के विकास के सवालों को प्राथमिकता है, वो विकास दूर हो गए। आखिर आज कुकर क्यों बांटा जा रहा है? अगर 4 सालों में आपने वहाँ डिग्री कॉलेज खोल दिया होता, आप तो महिला विकास मंत्री थी, आप तो मत्स्य मंत्री थे। इतनी बड़ी घाटी में आप देखिए क्या मत्स्य के की योजना है। मत्स्य आज मछली पालन, आज एग्रीकल्चर, किसानों के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का बड़ा भारी स्रोत है। आप यहाँ पर एक महीने के अंदर कभी 50 अस्पताल का, कभी 100 बेड का, कभी 10 बेड का ये जो नोटिफिकेशन जारी कर रही हैं। आप ये उधर ताकोला में हम खोल गए थे, कांग्रेस खोल गई ताकोला पॉलिटेक्निक, बड़ी भव्य बिल्डिंग भी थी, सब कुछ था, आज वो बंदी के कगार में है। आपने अगर इन ओर ध्यान दिया होता, सवाल यही है कि जो आपराधिक दृष्टिकोण में आप गए थे, जो आपके, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, पति या उसका, वो जो धंधे हैं वो तो साफ है ना। तो सवाल ये है, हमारे पास कांग्रेस ने किसी को उस पति के इतिहास पर क्या कहते हैं प्रत्याशी नहीं बनाया। लेकिन जो है अगर अब आरोप लगाए जा रहे हैं जब वो विधायक हैं, आज नहीं लगाएंगे। आज उन पर सक्रियता आपकी है, आप लोग उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और क्राइम को लेकर तो मुझे लगता है कांग्रेस अगर सवाल उठा रही है तो ये सवाल पहले भी उठने चाहिए। ये उस समय भी उठे, आज भी उठे, हमारे समय में उठे, इंक्वायरियाँ हुई है। और आज 5 सालों में, 7 वर्षों में सोमेश्वर के लोगों ने देखा है कि हमारी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र के विकास के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र की जनसमस्याओं को हल के लिए नहीं किया। हमारी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कुछ लोगों ने उत्तराखंड के अंदर हो, मैदानी इलाके में हो, या अपने मूल इलाके उत्तर प्रदेश में अपने आपराधिक या आश्रय के उन धंधों के संरक्षण के लिए किया है। इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, जहाँ राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, विधायक जी के प्रतिनिधि मिल करके नदियों का सौदा कर ले रहे हैं, तो ये सवाल बड़ा बन जाता है। और इसलिए ये सवाल इस सोमेश्वर की जनता का एक सवाल है। हमारी राजनीतिक शक्ति का उपयोग हमारे विकास के लिए होना चाहिए, न कि अवैध धंधों के संरक्षण के लिए। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। भले ही बार बार जिस भी नेता से हम पूछते हैं कांग्रेस के, हरीश रावत का नाम सामने आता है, लेकिन हरीश रावत अपने कई बयानों में कह चुके हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की सीएम का चेहरा कोई ऐसा हो जो एक गरीब परिवार से हो, एक गरीब शिल्पकार का बेटा हो, अनुसूचित जाति का हो। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा चेहरा सामने आए। और कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि आप उनके करीबी हैं, तो आपका नाम भी सामने आ सकता है। किसी दिन हो सकता है कि वो आपको आगे बढ़ाएं। तो आपकी राय इस मामले को लेकर? देखिए, अभी तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो 22 का सिनेरियो हो, पूरे उत्तराखंड की जनता हरीश रावत को देखती है। और इसीलिए आपको मालूम है, मैंने तो अपनी पार्टी से भी अनुरोध किया था कि उनको क्या कहते हैं सीएम का चेहरा डिक्लेयर किया जाए, लेकिन पार्टी ने कहा अभी लड़ाई पहले युद्ध को जीतने की है, ये सेकंड फेज है, इसलिए अभी इस लड़ाई का, इस युद्ध का नायक, कमांडर इन चीफ हरीश रावत है। लेकिन हरीश रावत जी ने एक दूसरे लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल को उठाया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इस 3 परिपेटी में देश के हर वर्ग समाहित हो जाते हैं। लेकिन जब बिहार में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आए हुए 2000, अगर मोदी जी की सरकार को मान लें, 7 वर्ष से पूरे हो चुके, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, कहीं कहीं 2-2 डिप्टी सीएम भी हैं। लेकिन किसी भी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने आज समाज के सबसे कमज़ोर तबके के दलित वर्ग के आदमी को ना मुख्यमंत्री पद में नवाजा और ना किसी को दलित को डिप्टी सीएम पद के लायक भी नहीं समझा।
तो उस लार्जर पक्ष में ये समाज का ये तबका अपने आप को देख रहा था कि हमारी भागीदारी आखिर क्या हो। उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस को वक्त मिला और हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी, पंजाब में पहले 60 साल से ऊपर पंजाब के इतिहास में फर्स्ट सीएम दलित वर्ग से बने। तो वहाँ से जो एक ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा ने देश के हर राज्य में दलित वर्ग के हमें आशा पैदा की कि हाँ, कल को हमारे वहाँ भी ये हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा ये हो सकता है। उसी परिकल्पना को हरीश रावत जी ने भी कहा कि हमारे साथ ये समाज ने कहा भी था, ये हमारे साथ कितना खड़ा है नहीं खड़ा ये हमको नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब कांग्रेस को ज़रूरत थी ये समाज हमारे साथ खड़ा रहता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे समय काल में एक क्या कहते हैं मुख्यमंत्री इस राज्य का नेतृत्व दलित और शिल्पकार वर्ग से करे। तो मेरे ख्याल जब आने वाले समय में इसके लिए ऐतिहासिक क्षण आएंगे तो उसमें कोई भी उस वैक्यूम को भर सकता है, लेकिन अभी तो वैक्यूम को भरने के लिए हमारा कमांडर आगे है ही। धन्यवाद सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो देखिए सर ने कहा है कि युद्ध का आगाज हो चुका है और वर्चुअली अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस युद्ध को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि जिस ऊर्जा की बात अभी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जाती है, ये ऊर्जा आम जनता में क्या उम्मीद लेकर आती है और ये उम्मीद कैसा परिणाम लेकर आती है, आने वाले 2022 के चुनाव बताएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।